नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस पर बात कर रहे हैं वो एक गज़ल के ऊपर हम बात करेंगे। इसको लेकर के सभी की एक अलग-अलग अपनी-अपनी डेफ़िनेशंस हैं। हर किसी को अंदाज़ा इसका बखूबी है, हर कोई चाहता भी है गज़लों को सुने, गज़लों को कहे, गज़लों को लिख सके। लेकिन ये इतना आसान नहीं होता है। लेकिन इसमें जिस तरीके से जो ये लफ़्ज़ है, ये जो शहद की तरह एक मीठा एहसास करवा सकता है, मोहब्बत में इसकी अहमियत हम सभी वाकिफ़ हैं इससे। फूलों से नाज़ुक एहसास भी कराता है ये, और इसके साथ-साथ कहीं न कहीं ये नश्तर सा दिल में चुभ भी जाता है। और ये जिस तरीके से इसकी चुभन होती है वो किसी के निकाले नहीं निकलती है। लेकिन इसको हम अगर बढ़ा दें तो इसमें एक तरीके से जो इसकी जो खूबसूरती है, एक तरीके से जो कच्ची नींद जिसे हम कहते हैं, उसके जो ख्वाब सा नाज़ुक है, इस पे काफ़ी सारे गाने बन चुके हैं। और इस आपको याद भी आ रहा होगा, मैं आपको बाद में बताऊँगा। और एक तरीके से इश्क में जो इसका जो एक पाक तरीके से जो इसका रोल रहा है, जो एक इसमें पवित्रता, जो प्योरिटी का जो एहसास है, जो रूह तक की जो बात की गई है, उससे ये जो लफ्ज़ है, इसमें एक तरीके से इसमें देखा जाए, अगर इसको थोड़ा-सा सैडनेस की तरफ से देखा जाए, अगर आप रफ़ी साहब के अगर सैड सॉन्ग सुने तो आपको एहसास होगा कि वो गज़लें ही पढ़ रहे हैं एक तरीके से। तो इसका जो सफ़र रहा है वो काफ़ी लंबा रहा है। हम उसमें डिटेल्स में नहीं जाएँगे। हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव कह लीजिए, या जो मेन जो सीखने के जो हम स्टूडेंट्स रहते हैं पूरी अपनी ज़िंदगी, उसमें जो इसका अहम किरदार है वो ये होगा कि हम इसको जिस तरीके से आगे बढ़ाएँगे, हम इसको कम से कम हम थोड़ा-सा हम समझ सकें कि ये क्या चीज़ है, इसको किस तरीके से लिखा जाता है, और इसमें किस तरीके से इसके एहसास के साथ इसमें एक तरीके से इसमें जो एबिलिटी है वो उसके साथ कैसे-कैसे उसको और ज़्यादा आपकी पुख्ता होती जाती है, आपकी फ़र्म फुटिंग पे आप आ जाते हैं। जैसे एक अमिताभ बच्चन साहब का शराबी फ़िल्म के अंदर ये था कि जब तक आप इश्क में दिल ना टूटे या किसी से इश्क ना हो जाए, तो आपकी शायरी में वो वज़न नहीं आता है। तो जिस तरीके से अगर हम इसको थोड़ा-सा हिस्टोरिकल बैकड्रॉप में दे दें, ये सिर्फ़ मैं आपको बताने के लिहाज़ से कह रहा हूँ कि भारत में करीब-करीब ये हज़ार वर्षों का एक लंबा सफ़र तय किया है। और ये जो सफ़र है ये हमेशा चलने वाला है, जब तक मोहब्बत रहेगी इस दुनिया में, जब तक लोग इश्क करेंगे। और इश्क आपको हो ही जाता है, ये खुशबू की तरह है, ये आपके अंदर होता ही होता है। आपके ज़हन को आपको जो सुकून मिलता है वो प्योर इश्क से ही मिलने वाला है। बहरहाल मैं इसके साथ डिस्क्लेमर भी दे दूँ, आप अपने विवेक का इस्तेमाल करें, अपने विज़डम का भरपूर इस्तेमाल करें, और इसको अपने को एक तरीके से इसमें नीयत को आप एक तरीके से सही रखें, तो उसको उस तरीके से सीखेंगे तो आपकी बेहतरीन इसमें होती जाएँगी। तो इसको अगर हम आगे कहें तो इसके सफ़र में जो है, जो गज़ल का जो सफ़र रहा है, इसमें काफ़ी उतार-चढ़ाव आए। और इसके अंदर जो एक बहुत अहमियत भरी चीज़ थी वो थी इसकी लैंग्वेज को लेके, यानी कि जो उसकी भाषागत जो बदलाव हुए हैं उसके अंदर इसमें बहुत सारी तब्दीलियाँ हुई हैं। और यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ, हम जिस भाषा का भी इस्तेमाल करेंगे या जो हम इसको लेके आएँगे, जो हम इसको करेंगे, हम इसको हिंदुस्तानी ज़बान कहेंगे, जिसको कि गांधी जी ने आज़ादी से 1947 से 35-40 साल पहले ही कहा था कि ना ये मेरी ज़बान उर्दू है, ना मेरी ज़बान एक तरीके से हिंदी है, मैं हिंदुस्तानी ज़बान में बात करूँगा। और उसमें उसको लफ्ज़ किया जाए, आप मोहब्बत ले लीजिए, जैसे लता जी ने एक बार कहा था कि जो मोहब्बत है उसको महाबत कहा जाता था, तो उसको सरल करने के लिए गानों में उसको और खूबसूरती देने के लिए उन्होंने मोहब्बत का इस्तेमाल कर लिया। तो एक तरीके से देखा जाए तो कैसे-कैसे जो बदलाव हुए हैं, हम उनको थोड़ा-सा जान लेंगे ताकि हमें पता चले कि इसमें गहराई में कैसे उतरा जाता है गज़ल को लेकर के। और इसके साथ-साथ अगर हम ये देखें कि इसकी जो जो खूबसूरत एहसास हैं इसके, वो किस तरीके से आपके बनते चले जाएँगे। तो गज़ल की जो एक तरीके से इसको बचाए रखने का एक तरीके से जो उसमें जो काफ़ी ज़्यादा स्टॉलवर्ड्स रहे हैं, उनके बारे में भी हम थोड़ा-सा बात करेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में। और इस लंबे सफ़र के दौरान जो गज़ल ने जो है, जो दरबारों में भी सस्ते देखे और उजड़ते हुए भी देखे, इसमें एक यूपीएससी के लिहाज से मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ कि एक ये क्वेश्चन हुआ करता था, औरंगज़ेब को जिस तरीके से कहा जाता था कि वो एक तो संगीत से चिढ़ता था, लेकिन वो क्योंकि उस समय काफ़ी सारे ज़्यादा जो पॉलिटिकल टेंशन्स थे, उन्होंने इतने सारी वॉर्स इसने लड़नी शुरू कर दी थी, तो उसको लेकर के संगीत अगर करें तो, लेकिन वो खुद बीना बहुत अच्छे बजाती थी। यूपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा अगर कभी आ जाए तो औरंगज़ेब जो वो वीणा, यानी कि जो इस तरीके से जो फेमस है या इनफेमस कह लीजिए कि जो है, उसके अंदर भी कोई ना कोई एक तरीके से संगीत को लेकर के एक वो थी। और बहादुर शाह जफ़र के बारे में तो आप जानते ही हैं, उनकी तो पूरी किताब है और उनकी बहुत खूबसूरत एक नज़्म है, ना मैं किसी की आँख का नूर हूँ, इसको जिसको रफ़ी साहब ने बहुत खूबसूरती से गाया, प्लीज़ उसको सुनिएगा। तो इसमें उन्होंने काफ़ी सारी गज़लें लिखी हैं। फिर गालिब साहब के ज़िक्र के बिना ना इश्क का ज़िक्र होगा, ना मोहब्बत का ज़िक्र होगा, तो उसमें भी हम इस पे बात करेंगे। तो बहरहाल जो हम इसमें जो लंबी बात इसमें ना करते हुए हम इसको ये दे रहे हैं कि किस तरीके से इसके एक तो परवान भी चढ़ता देखा, उजड़ते भी देखा, मुगलों ने इसका किस तरीके से स्वागत किया। और आखिरी मुगल जो एक तरीके से जो बादशाह थे बहादुर शाह जफ़र, उनको तो बिल्कुल बहुत अव्वल दर्जे का शायर भी माना जाता है। तो अंग्रेज़ों के आते जब इसमें आए तो ब्रिटिश काल की तरफ, तो पाँव जमाते देखा गया है, इंसान पर इस कदर हावी
हो जाता है कि सब्र की इंतहा हो जाए। तो जो सब्र की इंतहा हो जाए उसको ही गज़ल कहा जाता है। तो गज़ल एक तरीके से, अब इसको थोड़ा-सा हम आगे बढ़ा लें उस फ़ेज़ को, तो क्रांतिकारियों की आवाज़ जो बनी, उनमें जो संतों की भी ज़ुबान भी थी, और उसमें एक तरीके से आशिक की कहानी भी इसमें शुमार हम इसको कर लेते हैं। तो गज़ल के साथ सर माथे लगाया और उनको उस तरीके से, इसकी एक तरीके से कहा जाए कि उसकी एक तरीके से इबादत की गई थी, और उसको लेकर के उसमें एक तरीके से निखार आता चला गया। फिर हम पार्टीशन के बाद अगर आप ये देखें कि उसके बाद किस तरीके से गज़लों की जो एक महक हुई है, इसमें आप जगजीत सिंह जी का रोल देख लीजिए, और रफ़ी साहब के, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया है, उनके अगर आप सैड सॉन्ग सुने तो आपको गज़लें ही नज़र आएंगे। और इसमें अगर हम इसको आगे कहें तो आशिक का जो एक तरीके से गले का जो दर्द है, उसके जो एक तरीके से जो सागर छलकाया जाता है उसकी आवाज़ में, जो एक तड़प निकल करके आती है, वो इश्क करने वाले ही समझते हैं। और मैं ये बिल्कुल मानता हूँ कि सभी इश्क करते हैं, कोई इसको खुल के करता है, कोई दिल में करता है, लेकिन बहरहाल करते सब हैं, इसलिए समझते भी सब हैं, इस पर हम ज़्यादा जोर नहीं देंगे। तो इसके बाद जो हम कहें कि किस तरीके से हम इसको सीख सकते हैं, हम इनको इसके अंदर किस किस तरीके से काफियाँ, इसकी जो वोकेबलरी है, इसमें जो टर्म्स यूज होते हैं, उन पर डिटेल से बातें करेंगे आने वाले सब्सिक्वेंट लेक्चर्स के अंदर। तो इसमें जिन रंगों को समेटे हुए जो गज़ल, एक तरीके से अगर हम इसको बहुत सिंप्लीफाई कर लें, तो एक गज़ल इतनी नाजुक सिनफ है जिसकी जो असली हुनर तब नुमायाँ होती है जब आशिक वह वो अर्थ निकलने लगता है जो मिस्री में जिसका जिक्र ही ना किया गया हो, यानी कि उसका इंटरप्रिटेशन आप कह लीजिए कि उसमें ना किया हो। इसमें बहुत मुझे एक याद आ रहा है कि फैज़ साहब का एक जो शेर है, उसका जो मौजू है, मैं आपके सामने इस वक्त जिक्र करता हूँ। उस समय जो उनका मौजू था, उन्होंने कहा था कि वो बातें सारे फसाने में जिसका जिक्र ना था, वो बात उनको बहुत नागवार गुजरी है। तो ये बहुत ही खूबसूरत है, आप पढ़िएगा ऐसे फैज़ साहब का। तो वो बात जो सारे फसाने में जिसका जिक्र ना था, वो बात उनको बहुत नागवार गुजरी है, यानी कि पसंद नहीं आई है। तो शायरी का जो ये हुनर है, ये हर किसी के नसीब में नहीं होता, सैडली, लेकिन इसको सीखा जाता है, इसको पढ़ा जाता है। और अब जिस तरीके से आप अपने इश्क से बातें करते हैं, उसमें जो एक प्योरिटी का एहसास होता है, उसमें जो खुशबू होती है, जो उसकी महक होती है, वो अनपैरेलल होती है। और उसके साथ अगर आपकी नीयत अच्छी है, पाक है, तो इश्क से अच्छा कुछ भी नहीं होता है। चलिए हम इसको आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो अगर हम इसको देखें, तो जिन जिन में जो स्टॉलवर्ड्स की जो मैंने बात शुरुआत में की थी आपसे, तो उसमें जो जिनको ये नसीब हुआ है, जो फेमस स्टॉलवर्ड्स हैं इसके, जैसे मीर ताकि मीर का साहब का जिक्र बहुत आता है, मिर्ज़ा गालिब साहब के बारे में तो तारुफ की ज़रूरत ही नहीं है, और मिर्ज़ा दाग एक तरीके से, और जो फैज़ अहमद फैज़ हो जाते हैं। बल्कि इससे बढ़कर गज़ल की राह चलने वाले जो ऐसे लोगों को गज़ल में अपना खुद राहबर बना लेते हैं, जैसे जगजीत सिंह साहब की आप गज़ल सुने, मेहंदी हसन साहब को आप सुने, तो आपको लगता है कि उसके अंदर एक डेप्थ है, एक खूबसूरती है, किस तरीके से बयान है, आवाज़ को जिस तरीके से वॉइस मॉड्यूलेशंस उसमें होती हैं, और एक तरीके से जो उसके दिल का बयान, और कितने स्लोली उसको कहा जाता है, बहुत धीरे से धीमे से जिस आवाज़ को कहा जाता है, उसके अनुसार अगर आप इसको सुने तो आपको एहसास होता है कि ज़िंदगी को लेकर के है, मोहब्बत को, ना सिर्फ मोहब्बत है बल्कि ज़िंदगी के अलग अलग फ़लसफ़ों पे भी इस पे बात की गई है। तो वो कितनी बखूबी तरीके से इसको डिफ़ाइन करते चले जाते हैं। तो गज़ल की राह को और सुंदर बनाया जाता है उसको, लेकिन यहाँ पे सहज और सरल भी किया गया है। और उसको जो सँवारने का जो जुनून रहा है शायरों में लगातार रहा है, अगर आप वेस्टर्न लिटरेचर पढ़ें उसमें भी आपको दिखेगा। तो इसके अगर ये देखें कि, तो लेकिन इसका कोई फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, ये हमेशा अपने को इवॉल्व करता जाएगा और अपने को बहुत ही खूबसूरत बनाता जाएगा। और इसके साथ साथ जो है कि जो हज़ार वर्षों में, जो इसके लाखों करोड़ों में नहीं, मगर जो गज़ल में जिसको चुना, वो गज़ल का जो ये सफ़र है, ये वक्त के पहिए की ऐसी कील बना जिसका जो वक्त के साथ साथ और ज़्यादा खूबसूरत, इस पे बुरे वक्त भी आए। इसमें एक तरीके से, जैसे आप नेशनल मूवमेंट की हम बात कर रहे थे, तो उसमें देखें, लेकिन क्रांतिकारी ने उसको किस तरीके से अपनी बातों को रखा है, उसमें देश के लिए जो भावना होती है, उसमें अगर आप लफ्ज़ों को देखें, उसके आपको डेप्थ को पता चलेगा कि उनकी सोच किस आले दर्जे की थी। तो इसमें जो, जैसे जो गज़ल का पानी अगर रंगीन है, तो इसको एक तरीके से हम वाटर की तरह लेने, वैसे ही शेप ले लेता है जैसे कि इसको लिखने वाला या बयां करने वाला या फील करने वाला इसको जिस तरीके से लेना चाहता है। तो इसमें जो है, अकबराबादी साहब का एक शेर है गज़ल को खूबसूरती से बयान करने के लिए, इसको मैं ऐसे याद आ गया तो मैं आपको बता देता हूँ। तो कहानी मेरी रुदाले जहाँ मालूम होती है, जो सुनता है उसी की दास्तां मालूम होती है। तो हर एक, जैसे अब इसको मैं बहुत सिंप्लीफाई करके आपको बताता हूँ कि इसको अगर हम बहुत सिंप्लीफाई ले,
जैसे आप सॉन्ग सुनते हैं, जब आप गाने सुनते हैं, चाहे वो सैड सुने, चाहे अच्छे सुने, तो हर किसी को अपना ज़हन में लगता है कि उसके साथ वो कहीं न कहीं अटैच हो रहा है, वरना उस गाने को आपके जो उसमें एक ज़हन है, वो उसको लेगा ही नहीं उस तरीके से। तो हर एक गाने का जो मतलब है, उसकी जो है आप गुनगुनाते हैं, बिना सोचे-समझे गुनगुनाते हैं, लेकिन उसमें है कि उसमें जो उसको सुनता है, उसको अपनी ही दास्तान मालूम होती है। तो ये सीमाम अकबराबादी साहब ने इस तरह को बहुत अच्छी तरीके से इनको लफ्ज़ दिए, अल्फाज़ दिए हैं। तो ये जो है एक तरीके से इसमें हर इंसान अपनी ज़िंदगी में वाबस्ता अपने रंग ढूँढ लेता है और गज़ल उसके दिल की गहराइयों में बस जाती है। जैसे कि हम इसको सिंप्लीफाई वर्जन में सॉन्ग्स कहते हैं, तो इसको एक तरीके से कहा जाता है, इनको लेक्चर्स में नहीं समेटा जा सकता, ये सिर्फ एहसास की बात है। तो हम कोशिश करेंगे आने वाले लेक्चर्स में कि इसको किस तरीके से किया जाता है। तो इसमें एक तरीके से तो गज़ल ने जो अरबी फ़ारसी से साथ नई ज़ुबान के पैमाने गढ़े, रेख्ता में ढली और आगे बढ़कर उर्दू रंग में भी इसको अख्तियार किया गया। तो इसके साथ-साथ जो है हिंदी का चोला पहना, तो आगे बढ़कर ये अलग-अलग लैंग्वेजेस में भी गई हैं, जैसे मराठी, गुजराती, अवधी, मैथिली, भोजपुरी बोलिए, क्योंकि एक तरीके से देखा जाए एक फ़िल्म का एक बहुत फ़ेमस डायलॉग रहा है कि हर एक ज़ुबान जो होती है, वो गंगा जल की तरह पवित्र होती है। तो आदमी के एहसास, आदमी की फीलिंग्स, मोहब्बत को लेकर के ख़ास करके वो और नीयत उस पे साफ़ हो जाए। आप जितनी रोमांटिक लव स्टोरीज़ हैं, ऑल टाइम स्टैंडिंग, आप ये देखें कि वो बहुत हमेशा हर किसी के दिल को छूती ज़रूर हैं। अब कोई इससे इत्तेफ़ाक रखे, ना रखे, आगे चल कर के सख्त दिल हो जाए, वो सब एक ज़िंदगी का एक फ़ेज़ है, देखिए सबसे हम सभी को गुजरना होता है। लेकिन बहरहाल जो उसमें जो टच करती है, एक इनोसेंस, एक मोहब्बत, एक रूह की जो एक मासूमियत है, वो उसको टच करती है। तो आने वाले में हम इसको देखेंगे, इसके वोकैबलरी को देखेंगे और उसके साथ साथ हम इसको कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ये की जाती है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, और हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। और इसके साथ साथ हम जैसा भी होगा आप बताइएगा इसमें और हम क्या जान सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। नमस्कार दोस्तों।